हेलो बच्चों, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री की रिवीजन सीरीज में आगे का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ द Ag+ आयन इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Ag2C2O4 इज 2.4 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2C2O4 Ag2C2O4 है, सिल्वर ऑक्जेलेट है। इसके लिए आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ये पूछा गया है। देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, KSP ऐसे करते हो ना, आयनाइज Ag2C2O4, इसको आपने आयनाइज किया, क्या बनेगा 2Ag प्लस C2O4 2 नेगेटिव। सॉल्युबिलिटी अपन S मान लेते हैं, तो S मानोगे तो ये कितना बनेगा, ये होगा 2S और ये वाला कितना हो गया S। KSP क्या होगा, Ag प्लस इसकी कंसंट्रेशन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसकी पावर लगा देते हैं, दूसरा क्या होगा C2O4 2 नेगेटिव, ये होगा Ag प्लस इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 2S पावर 2 और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है S पावर 1। तो क्या लिख सकते हो KSP इक्वल टू 2 की पावर 2 कितना हो गया 4 S स्क्वायर और S कितना होगा S क्यूब। तो KSP इक्वल टू क्या होगा 4S क्यूब। अब देखो ये तो आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है और आपको किसका पता होना चाहिए, सॉल्युबिलिटी का पता होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, Ag+ आयन है, उसकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी कितनी है 2.2 × 10⁻⁴, यानी Ag+ आयन है, उसकी कंसंट्रेशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन में किसके बराबर, यहाँ पर 2S, और ये वाला 2S है वो किसके बराबर आपको गिवन है 2.2 × 10⁻⁴, ये हो गया। तो यहाँ से आपके पास में S की वैल्यू आ जाएगी, तो S की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, S इक्वल टू 2.2 × 10⁻⁴ डिवाइड बाई 2, तो S इक्वल होगा 1.1 × 10⁻⁴। ये आपके आगे सॉल्युबिलिटी, S की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो कितना होगा आपका पास में KSP 4 1.1 × 10⁻⁴, इसका हल क्यूब, इसका क्यूब करोगे आप 1.1 को 1.1 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है 1.21, फिर 1.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग आता है 1.33, 10⁻⁴ पावर 3 कितना होगा 10⁻12, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऑलमोस्ट होगा 5.3 × 10⁻12। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका फोर्थ। तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, KSP से रिलेटेड जनरली क्वेश्चन आता है नीट के अंदर, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, जिसके लिए भी KSP पूछा जाए उसको आयनाइज करके लिख लो। फिर देखो इसकी सॉल्युबिलिटी S मान के कर लो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा लो, तो ये कितना है 2S, ये कितना हो गया S। तो KSP इक्वल टू क्या होगा 2S की पावर 2 S की पावर 1, तो कितना हो गया 4S क्यूब। अब S की वैल्यू आपको गिवन कहाँ से आई, Ag+ इसकी कंसंट्रेशन है 2.2, अब Ag+ की कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे किसके बराबर है 2S के बराबर, इसको S नहीं मानना, ये 2S के बराबर है, तो S इक्वल टू कितना हो गया, हाफ करोगे तो 1.1 × 10⁻⁴, उतारिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन ए वेल इंसुलेटेड कंटेनर अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर of 0.5 atm from an initial volume of 2.5 liter to a final volume of 4.5 liter. The change in internal energy delta U of the gas in joules will be. आपको इंटरनल एनर्जी पूछा है जूल के अंदर। देखो आपको क्या दे रखा है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा U इक्वल टू क्या होगा Q प्लस W। अब देखो यहाँ पे दे रखा वेल इंसुलेटेड कंटेनर, वेल इंसुलेटेड कंटेनर, इट मीन्स प्रोसेस कौन सी होगी आपका एडियाबेटिक, और एडियाबेटिक के अंदर Q हीट एक्सचेंज कितना हो गया 0। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो किसके बराबर है W। और यहाँ पर आपको देखो वर्क, एक्सटर्नल प्रेशर है, इसके अगेंस्ट वर्क हो रहा है, तो एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा हो तो वहाँ पर कौन सा होगा इरिवर्सिबल वर्क, और वो किसके बराबर होता है -P एक्सटर्नल डेल्टा V, या ये लिख सकते हो -P एक्सटर्नल V फाइनल -V इनिशियल। अब देखो यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर आपको कितना दे रखा है, एक्सटर्नल प्रेशर आपके पास में है 2.5, ये हो गया एक्सटर्नल प्रेशर 2.5, फाइनल वॉल्यूम आपके पास में कितना हो गया
2.52 कहाँ तक जा रहा है 4.5, तो फाइनल वॉल्यूम हो गया 4.5, इनिशियल वॉल्यूम है 2.5, तो कितना हुआ -2.5 मल्टीप्लाई 2, तो डेल्टा यू है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी -5। अब देखो इसकी यूनिट देखो, यहाँ पे प्रेशर की यूनिट किस में दे रखी है आपको एटीएम के अंदर, वॉल्यूम किसके अंदर आपका लीटर में, तो यहाँ पर तो इसकी यूनिट देखोगे क्या होगी एटमॉस्फेयर लीटर, लेकिन आपको किसके अंदर पूछा गया है, आपको पूछा गया है जूल्स के अंदर। और बेटा एक चीज ध्यान में रखना 1 एटमॉस्फेयर लीटर इक्वल टू होता है 101.3 जूल। मैं इधर लिख देता हूँ 1 एटमॉस्फेयर लीटर इक्वल टू होता है 101.3 जूल। तो एटमॉस्फेयर लीटर को जूल में कन्वर्ट करना तो किससे, इस यूनिट को रिप्लेस करो एटीएम लीटर को किससे, जूल से, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 101.3, तो डेल्टा यू इक्वल टू आपके पास में आ गया -5 इंटू 101.3 जूल के अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया 0.5, ये हो गया इंटरनल एनर्जी चेंज कितना -506.5, तो लगभग में आंसर देखोगे आप कौन सा हो गया -505 जूल। इन्होंने लगभग ये मान लिया कि 1 एटमॉस्फेयर लीटर ऑलमोस्ट किसके बराबर होता है 101 के बराबर होता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ ये ध्यान में रखना इंटरनल एनर्जी क्या होता है Q + W, एडियाबेटिक प्रोसेस है, वेल इंसुलेटेड कंटेनर दे रखा है तो ये वाली वैल्यू 0, एक्सटर्नल प्रेशर गिवन है तो क्या होता है -P एक्सटर्नल डेल्टा V। बस ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो आपने वैल्यू रखोगे वो किस में आ रही है एटमॉस्फेयर लीटर में, आपको पूछा किस में गया है जूल के अंदर, और 1 एटमॉस्फेयर लीटर इक्वल टू ऑलमोस्ट कितना होता है 101 जूल होता है। लिखिए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, फॉर ए गिवन रिएक्शन एंथैल्पी चेंज गिवन आपको 35.5 किलोजूल मॉल इनवर्स एंड एंट्रोपी चेंज 83.6 जूल केल्विन इनवर्स मॉल इनवर्स। द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट, किस टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, और ये दे रखा है एज्यूम दैट डेल्टा H एंड डेल्टा S डू नॉट वेरी विथ टेम्परेचर। एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी का जो चेंज है वो अब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये दे रखा है इसके साथ में वेरी नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ पे बेटा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट होता है जिससे अक्सर नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है और नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सी होती है। ये एज्यूम वाला मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। अब देखो आप ये जानते हैं कि जहाँ पर गैस फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा G है, इसकी मैं 3 वैल्यू ले लेता हूँ, एक तो होता है 0, एक हो गया माइनस नेगेटिव वैल्यू, और एक इसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी। गैस फ्री एनर्जी चेंज अगर 0 है तो ये वाली कंडीशन होगी एट इक्विलिब्रियम। अगर डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर स्पॉन्टेनियस होगी, इसी को अपन बोल देते हैं स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा G की वैल्यू पॉजिटिव होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी नॉन स्पॉन्टेनियस, तो ये वाली होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। अब देखिएगा अब यहाँ पे डेल्टा G इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा G इक्वल टू होता है डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। डेल्टा G फ्री एनर्जी चेंज है, डेल्टा H एंथैल्पी होगा, T टेम्परेचर, डेल्टा S एंट्रोपी चेंज। टेम्परेचर के साथ में दोनों वेरी नहीं कर रहे हैं, ये बता रखा है। अब देखो अब पहला केस मैं आपको ये बता रहा हूँ, यदि आपकी प्रोसेस एंडोथर्मिक है, पहला केस एंडोथर्मिक प्रोसेस, आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है जहाँ पर डेल्टा H इसकी वैल्यू क्या हो पॉजिटिव, और इसके अंदर भी फर्स्ट में ये मान लेता हूँ एंट्रोपी चेंज है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी रैंडमनेस सिस्टम की इंक्रीज हो रही है, तो डेल्टा एस क्या हो गया पॉजिटिव। ये वाली कंडीशन आपको गिवन हो, यानी डेल्टा एस पॉजिटिव दे रखा हो, डेल्टा एस ये भी पॉजिटिव गिवन हो, तो यहाँ पे देखिएगा क्या लिखोगे आप डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस ये भी पॉजिटिव है, तो यही फॉर्मूला बन गया डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर यहाँ पर बेटा डेल्टा एच और टी डेल्टा एस दोनों बराबर होंगे तो वहां पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी 0। इफ डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस, तो यहाँ पर डेल्टा जी है, डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होगी 0। जिस फ्री एनर्जी चेंज 0, इसका मतलब सिस्टम कौन सा है इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में क्या होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की जितनी रेट होती है सेम रेट बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की होती है, तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम आ गया। अब देखो आगे, अगर प्रोसेस को आपको स्पॉन्टेनियस करना है, तो स्पॉन्टेनियस करना है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए नेगेटिव,
नेगेटिव कब आएगी? जब डेल्टा एच और माइनस टी डेल्टा एस में किसकी वैल्यू ज़्यादा हो? माइनस टी डेल्टा एस, यानी डेल्टा एच और टी डेल्टा एस में कौन बड़ा हो? टी डेल्टा एस। तो इस वाली कंडीशन के अंदर डेल्टा जी है उसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास में? नेगेटिव। और नेगेटिव होती है तो प्रोसेस कौन सी हो जाती है आपकी? स्पॉन्टेनियस। समझ में? ये होता है डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, तो यही फॉर्मूला होगा। तो ये वाली कंडीशन ऐसी होगी जहां पे दोनों बराबर होंगे, वहां पर क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का जो टेम्परेचर है, ये मान लेते हैं कोई भी टेम्परेचर है, ये मान लें कि यहाँ पर एक्स टेम्परेचर है। अगर उसको स्पॉन्टेनियस करना होगा तो ये वैल्यू बढ़ानी होगी। डेल्टा एस और डेल्टा एच को तो आप चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ टेम्परेचर को। तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव में आई, इसलिए आपको क्या करना? टेम्परेचर इंक्रीज। तो जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अगर वहां पर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर एक्स है तो वो टेम्परेचर एक्स से ज्यादा होगा। पहली कंडीशन। ऐसे देखो एंडोथर्मी के लिए एक एंट्रोपी बढ़ रही है, वैसे एक कंडीशन और बता देते हैं आपको। ये मान लेते हैं सेकेंड एंट्रोपी है वो डिक्रीज हो रही है, डेल्टा एस क्या है आपका? नेगेटिव। तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा जी इक्वल टू ये होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच ये तो पॉजिटिव है, डेल्टा एस ये कैसे? नेगेटिव। एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एस पॉजिटिव, अपन ये माने कि रैंडमनेस बढ़ रही है तो डेल्टा रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है तो डेल्टा एस क्या होगा? नेगेटिव। क्या बना आपके पास में? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस माइनस क्या होगा? प्लस टी डेल्टा एस। अब देखो क्या यहां पर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो आ सकती है क्या? नहीं, दोनों ही पॉजिटिव टर्म है, तो यहाँ पर डेल्टा जी इसकी वैल्यू जीरो नहीं आ सकती। इसका मतलब ये कंडीशन दे रखी है वहां पर इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा। और यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वाली क्या होगी? ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये आपको कंसेप्ट बताया बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में ले रहा हूं कि फ्री एनर्जी चेंज से आपको स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस या इक्विलिब्रियम बता रहे हैं। पहले एंडोथर्मिक के लिए बताया, सेम ये कंसेप्ट अपन एक्सोथर्मिक के लिए करते हैं, फिर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा यही प्रोसेस अपन एक्सोथर्मिक के लिए देख रहे हैं, सेम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। इसको उतार लेना पॉज करके। देखिएगा डेल्टा जी का तो फॉर्मूला अपन जानते हैं, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब सेकंड केस आपको ये दे रखा है, प्रोसेस है वो कौन सी है? एक्सोथर्मिक। और बेटा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है वहां पर डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। वही दोनों कंसेप्ट अप्लाई कर लो। पहला डेल्टा एस है वो पॉजिटिव मान लो, और यानी एंट्रोपी इंक्रीज मान लो, और सेकेंड वाले के अंदर डेल्टा एस नेगेटिव मान लो, यानी एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या बनेगा? डेल्टा जी इक्वल टू हो गया डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये भी नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या होगा? डेल्टा जी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। माइनस में माइनस को ऐड करोगे तो क्या होगा? माइनस। क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है क्या? इक्विलिब्रियम तो बेटा तब आता है जब एक पॉजिटिव टर्म हो दूसरी नेगेटिव, यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा। तो यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज नेगेटिव। और ऑलवेज नेगेटिव होगी तो प्रोसेस क्या होगी? सभी टेम्परेचर पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस, यानी ये लिख सकते हैं ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। ऐसे आगे वाला करते हैं अपन, अप्लाई करते हैं। डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो ये कौन सा होगा? नेगेटिव। एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है तो ये नेगेटिव। क्या बना? डेल्टा जी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। एक टर्म पॉजिटिव है दूसरी टर्म नेगेटिव है, जब दोनों इक्वल होंगे तो वहां पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम, यानी डेल्टा एच और टी डेल्टा एस दोनों इक्वल होंगे तो वहां पर क्या होगा? डेल्टा जी की वैल्यू जीरो, यानी क्या होगा? इक्विलिब्रियम अटेन होगा। और स्पॉन्टेनियस के लिए तो आप जानते हो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो कब होती है? जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस के लिए तो डेल्टा जी की वैल्यू आपके पास में क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। और बेटा नेगेटिव कब आएगा? जब नेगेटिव वाली टर्म पॉजिटिव से ज्यादा। डेल्टा एच और डेल्टा एस को आप चेंज नहीं कर सकते, तो इक्विलिब्रियम पे जो टेम्परेचर है उससे टेम्परेचर को आप कम कर दो तो प्लस वाली टर्म कम हो जाएगी माइनस वाली से, तो रिजल्टेंट क्या होगा? नेगेटिव। यानी जो भी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है उससे लो टेम्परेचर के ऊपर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस अगर आपसे पूछा जाए तो आपको डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। फिर देखो डेल्टा एस फ्री एनर्जी चेंज होता है, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज है। दोनों की आप इस टाइप से इक्वेशन बनाओ, फिर कंडीशन अप्लाई कर दो। अब देखो अपन क्वेश्चन पे आते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा है इन फॉर ए
गिवन रिएक्शन डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है डेल्टा एस। अब यहाँ पर इसका साइन देखो, डेल्टा एच पॉजिटिव साइन वाला है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव साइन वाला है, यानी एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रही है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो देखिएगा क्या लिखोगे, डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये प्लस ये वाला भी प्लस, तो यही फॉर्मूला बन गया। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा, डेल्टा जी की वैल्यू 0 होगी। इट मींस टी डेल्टा एस इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच। तो यहां से इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ जाएगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, देखो रखो 35.5 किलो जूल में, तो 10 टू द पावर 3, ये जूल में 83.6। और बेटा इसको सॉल्व करोगे आप तो ये लगभग आएगा आपको 425 केल्विन, यानी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना है 425 केल्विन है, यानी इस टेम्परेचर पे तो इक्विलिब्रियम आ गया। आपको क्या देखना है, स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस तो कब होगी, जब डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो आपकी नेगेटिव। और आपको ये पता नेगेटिव कब आएगी, जब डेल्टा एच और टी डेल्टा एस में कौन बड़ा हो, नेगेटिव वाली टर्म तो टी डेल्टा एस के साथ में ना, तभी ये बड़ी हो। इसका मतलब डेल्टा एच और डेल्टा एस को तो आप चेंज नहीं कर सकते, किसको चेंज कर सकते हो, टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर अगर आप 425 से बढ़ा दिया तो टी डेल्टा एस की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। और इस वाली कंडीशन में प्रोसेस होगी स्पॉन्टेनियस। इट मीन्स टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर देन 425 केल्विन। कौन सा हो गया, सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप बेटा एक बार उतार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें 2 से 3 कंसेप्ट मैं आपको साथ में बता रहा हूँ। देखिएगा, ये आपको एक सेल का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, उसके बाद में दे रखा था ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज इवन। ये कोई डैनियल सेल है, उसके लिए इस वाली कंडीशन में जिंक की कंसंट्रेशन और कॉपर सल्फेट है, इसकी कंसंट्रेशन में ईएमएफ की वैल्यू आ रही है इवन। अब देखो, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट इज चेंज टू 1, 0.01 की जगह इसको कितना कर दिया 1, और कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन है उसको 1 की जगह कितना कर दिया है 0.01, यानी इसके आपस की कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर चेंज किया, तब इसके पास में कितना ईएमएफ E2। तो यहाँ पर पहले ईएमएफ ज़्यादा था या बाद में ज़्यादा है या दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसमें आपको रिलेशन पूछा है। और तो बेटा जहाँ पर भी कंसंट्रेशन दे रखी हो, सेल आपको बना के दे रखा हो, तो वहाँ पर कौन सी इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, याद करो, नस्ट इक्वेशन लगाते हैं। देखो नस्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। क्यू क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन उसकी पावर लगा देते हैं, ये भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे पहले वाले केस में सबसे पहले इस डैनियल सेल इसकी इक्वेशन लिखनी है। बेटा जब भी सेल का रिप्रेजेंटेशन दे रखा हो, तो जो लेफ्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है ये होता है एनोडिक कंपार्टमेंट। ये कौन सा कंपार्टमेंट होता है, ये वाला होता है एनोडिक कंपार्टमेंट। और जो राइट साइड में लिखा होता है ये होता है कैथोडिक कंपार्टमेंट। और एनोड और कैथोड को इन जो वर्टिकल लाइन से सेपरेट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है सॉल्ट ब्रिज को। और आप ये जानते हैं एनोड पे क्या होता है, ये एनोडिक कंपार्टमेंट है, ये कैथोडिक कंपार्टमेंट है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो एनोड का देखो ऑक्सीडेशन होगा, क्या बनेगी सेल इक्वेशन, Zn किस में कन्वर्ट होगा, Zn+2 में। इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, कॉपर जिंक सल्फेट भी लिख सकते हो, इसकी कंसंट्रेशन है 0.01। यहाँ पर इसका रिडक्शन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉपर +2 है जिसकी कंसंट्रेशन 1 दे रखी है, वो किस में जाएगा, कॉपर के अंदर। सेल रिएक्शन बन गई, Zn कॉपर +2 कंसंट्रेशन 1 कॉपर, और Zn+2 कंसंट्रेशन कितनी होगी 0.01। फर्स्ट वाली कंडीशन में ये आपको दे रखा है, उतारो लिखो इसकी जगह। और ईएमएफ कितना E1, तो E1 किसके बराबर होगा, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल ये तो फिक्स रहेगा आपको। 0.0591 पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन देखो कितने का चेंज आएगा, 2 लॉग Zn+2 की कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर +2 है इसकी कंसंट्रेशन। बेटा ये जिंक और कॉपर है, ये तो सॉलिड रहेगा, और सॉलिड के लिए कंसंट्रेशन होता है वो यूनिटी कंसीडर की जाती है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2
अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2। अब देखिएगा पहले वाले केस में आपको दे रखा है जब E1 है तो E1 इक्वल टू क्या होगा, E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग जिंक की कंसंट्रेशन कितनी है 0.01, कॉपर की कितनी है 1। ऐसे देखो सेकेंड वाले केस में E2 इक्वल टू क्या होगा आपके पास में E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया आप, पहले जिंक की कंसंट्रेशन कितनी थी 0.01, सेकेंड वाले E2 वाले केस में कितनी है जिंक की कंसंट्रेशन, देखो 1 कर दिए चेंज करके, कितना हो गया 1 और ये कितना होगा 0.01। अब देखो यहाँ पे इसको ऊपर लेके आओगे 0.01 कितना हो गया 100, ये हो गया 100 और ये कितना है 0.01। आप ये बताओ एक तो 0.01 है और दूसरा 100 है, किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी 100 की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इन दोनों टर्म में देखोगे अगर मैं यहाँ पे इसको ही कंपेयर करूँ इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को कंपेयर करूँ तो कौन सी टर्म ज़्यादा है, ये वाली टर्म ज़्यादा है, ये वैल्यू ज़्यादा है इसकी कंपैरिजन में, तो ये वाला माइनस में ज़्यादा माइनस होगा, जब ज़्यादा माइनस होगा तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी कम। समझ में आया? देखो फिर से बता रहे या आगे भी सॉल्व करके आप पूरा भी कर सकते हो, उसका ज़्यादा कोई मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा इसकी वैल्यू कितनी होती है या पूरा, चलो मैं बता देता हूँ। देखो अपन इसको कर रहे हैं E1 वाले केस में, E1 वाले केस में आपके पास में क्या हुआ E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग 10 की पावर माइनस 2 लिख सकते हो, ये होगा ना लॉग 10 की पावर माइनस 2। पावर को पहले लिखा जाता है, पहले लिखोगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा लॉग 10 की पावर माइनस 2 है, इसको पहले लिखा आपने तो यहाँ पे क्या होगा -2 पहले आ जाएगा, क्या बचेगा -2, कितना बचा लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बचेगा E नॉट सेल माइनस माइनस क्या होगा प्लस 0.0591, ये आ गया। सेकेंड वाले केस में ऐसे देखें E2 इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 100 या ये लिख सकते 10 की पावर 2, 100 की वैल्यू कितनी होती है 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा E नॉट सेल माइनस 0.0591। अब यहाँ पे तो देखो E नॉट तो फिक्स है, पहले वाले में तो क्या हो रहा है 0.051 ऐड हो रहा है और दूसरे वाले में माइनस हो रहा है, तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी E1, देन E1 इज ग्रेटर देन E2। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको, उसके बाद में आप उतारिएगा इसको। बेटा यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन दे रखी है, पहले जो कंसंट्रेशन थी इनकी वो आपस में चेंज कर दी, फिर आपसे पूछा गया है कि पहले जो EMF और बाद में जो EMF है उसमें क्या रिलेशन है। तो जब भी ऐसा सेल आपको गिवन हो, सेल का रिप्रेजेंटेशन हो, तो लेफ्ट साइड का पार्ट होता है उसको बोल देते हैं एनोडिक कंपार्टमेंट और राइट वाला होता है कैथोडिक। एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन, तो जिंक किस में जाएगा Zn+2 में, कॉपर +2 किस में जाएगा कॉपर रिडक्ट होकर। तो यहाँ पर देखो नस्ट इक्वेशन होती है E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग Q, Q क्या होगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी कॉपर जिंक +2 की कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट में क्या होता है अपॉन रिएक्टेंट होता है ना, तो कॉपर +2 की कंसंट्रेशन, ऐसे लिखा, वैल्यू रख दी दोनों वाले केस में कितनी कंसंट्रेशन है। तो आपने ये देखा कि पहले वाले कंडीशन में और बाद वाली कंडीशन में पहले तो कितना आ रहा है E नॉट प्लस 0.0591 और दूसरे में क्या आ रहा है माइनस, इट मीन्स E1 इज ग्रेटर देन E2। बहुत इंपॉर्टेंट है, उतारिएगा इसको। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको गिवन है x2 प्लस y2 चेंज इन 2xy इज गिवन बाई, ये 3 स्टेप में आपको दे रखी है। फिर पूछा है द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी, इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले तो आप ऑर्डर के बारे में जानते हैं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो भी कंसंट्रेशन स्टेप आती हैं उनकी पावर का सम ऑर्डर होता है। अब देखिए आगे, और ये भी आप जानते हैं कोई भी रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी होती है स्लोवेस्ट स्टेप होती है। तो यहाँ पर RDS कौन सी हो जाएगी आपकी, ये होगी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
अब देखो ये आपको रिएक्शन आपको दे रखी है, तो इसके लिए अगर आप रेट लिखोगे तो R इक्वल टू के X2 या R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होना चाहिए Y2। लेकिन ये तो कब मानी जाती है, जब रिएक्शन एलिमेंट्री होती या एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, लेकिन ये तो एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी होगी आपकी, ये इसके बेसिस पे आप कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ से देखो क्या लिखोगे, R इक्वल टू इसका अपन कांस्टेंट मान लेते हैं, कोई ये मान लेते हैं इसका कांस्टेंट है K1 मान लेते हैं, कुछ मान लो, से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये K1 X और ये क्या हो गया Y2। यानी रेट क्या होता है, जो भी रिएक्टेंट होते हैं ना उसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये आ गया आपका। लेकिन यहां पर देखो x की फॉर्म में नहीं आना चाहिए, किस फॉर्म में लिखना है आपको, x2 की फॉर्म में लिखना है। या बेटा एक कंसेप्ट और होता है, ये तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसके नीचे जो भी फास्ट स्टेप है उसको कंसीडर नहीं किया जाता। इसके ऊपर अगर कोई फास्ट स्टेप है तो उसका अगर प्रोडक्ट यहाँ पर रिएक्टेंट की तरह बिहेव करता है तो वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में शामिल नहीं करते, इसको इन्वॉल्व नहीं किया जाता। और इसको बेटा सिंगल एरो में दिखा रखा है ना, तो इसको भी बेटा रिवर्सिबल मान के आपको करना है, इसको भी रिवर्सिबल मान लो। तो इसके लिए कांस्टेंट क्या हो गया, के इक्विलिब्रियम, ये हो गया। तो इसके लिए के इक्विलिब्रियम होता है, वो क्या होता है, के इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। एक्स की कंसंट्रेशन, एक्स की कंसंट्रेशन क्या लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर अपॉन x2, ये लिख सकते हो। आपको x की फॉर्म में नहीं लिखना, किस फॉर्म में लिखना है, x2 की फॉर्म में लिखना है। तो आप यहां पर x2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, यहां पर x2 इक्वल टू x2 की फॉर्म में आपको लिखना है, यानी x है इसको रिप्लेस करना है, तो x इक्वल टू क्या लिखोगे, x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, k इक्विलिब्रियम x2। पावर हटाओगे तो इसकी क्या लगा दोगे, रूट या पावर 1/2, ये होता ना रूट की जगह पावर 1/2। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो आपके पास में क्या हो गया, R इक्वल टू K1 और ये आपका होगा K इक्विलिब्रियम। x की जगह आप क्या लिख सकते हो, इसकी पावर 1/2 और ये कितना हुआ x2, इसकी पावर 1/2 और इधर क्या लिखा हुआ y2 पावर कितनी होगी 1। तो ये आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ये तो आपका हो गया कांस्टेंट। आपसे क्या पूछा गया, ओरल ऑर्डर। और ओरल ऑर्डर क्या होता है, जो भी कंसंट्रेशन स्टेप है इसकी पावर का सम। इसकी पावर कितनी है 1/2, इसकी पावर कितनी है 1, तो कितना हो गया 3/2 या 1.5, कौन सा हो गया 4। एक बार फिर से बता रहे, एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही रिएक्शन तो स्लोवेस्ट स्टेप होगी वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। तो उसके लिए लिखोगे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल K, ये देखो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन x और y2, या प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ तो वहां पर कोई भी कांस्टेंट मान लो अपने मन से। अब यहाँ पर x की टर्म में नहीं लिखना, आपको किसकी टर्म में आना चाहिए, x2 की टर्म में। तो अपर टर्म में जो x है ये इसका प्रोडक्ट है, यहाँ पर वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिएक्टेंट। किसी का प्रोडक्ट किसी के लिए रिएक्टेंट होता है तो क्या हो गया इंटरमीडिएट, उसको आपको हटाना ही नहीं, x को हटाना, किसकी फॉर्म में लाना है x2 में। और आपको अगर सिंगल स्टेप भी दे रखे हो रहे तब भी उसको किसमें मान के करना है, इक्विलिब्रियम में। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो x या x स्क्वायर अपॉन x2, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर हटा लेते हैं सामने वाले का, रूट लोगे या पावर कितनी लगा दोगे 1/2। तो x की जगह वैल्यू रखा k, कांस्टेंट है पावर 1/2 और x2 की पावर भी कितनी है 1/2, दोनों का सम किया कितना हुआ 1.5। उतारिएगा इसको बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग आर। ये रिएक्शन आपको दे रखे हैं, जैसे अमोनिया फॉर्मेशन है, नो वाटर फॉर्मेशन है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 K3 है। और फिर आपसे पूछा गया है कि ये वाली जो रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन है 2NH3 + 5/2O2 चेंज इन 2NO + 3H2O, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इसकी टर्म में पूछा गया है। देखो अपने को क्या करना है, ये ओवरऑल रिएक्शन है, इसका फॉर्मेशन करना है अबो रिएक्शन से। अब देखो यहाँ पे ये 3 रिएक्शन, ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई, ये सेकंड रिएक्शन हो गई। एक बार तो मैं पूरा डिटेल में बता देता हूँ, फिर शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे इसका। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो 2NH3 इसके अंदर है। अब आपको ये पता है, इसको बेटा सिर्फ इस टाइप से सेट करना है। क्या करनी है आपको, सेटिंग करनी है। देखो सेटिंग करना सिखाते हैं कैसे सेट करना होता है। यहाँ पर अमोनिया कौन सी साइड में, राइट साइड में, आपको किधर चाहिए लेफ्ट साइड में, तो इस रिएक्शन को क्या कर दो, जस्ट रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया 2NH3 चेंज इन
N2 प्लस 3H2। और जब भी किसी रिएक्शन को जस्ट रिवर्स किया जाता है तो वहां पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो भी इनवर्स हो जाता है, यानी वो भी उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले क्या था, के, रिएक्शन को उल्टा किया तो क्या होगा 1/K1, उल्टा हो गया। दूसरा देखो, फिर सेकेंड वाली रिएक्शन में आपने देखा यहाँ पर 2NO है, इसके अंदर भी 2NO है, तो इसको तो चेंज करना ही नहीं है, एज इट रख दो सेकेंड वाली को। क्या होगा N2 प्लस O2, क्या हो गया आपके पास में 2NO, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा K2। ऐसे थर्ड वाले में क्या दे रखा है, थर्ड वाले में आपके पास में वाटर है, आपके पास में वाटर का कितना मॉलिक्यूल है 1, और ओवरऑल रिएक्शन में वाटर कितना आ रहा है 3। तो आप इस रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 3S2 प्लस 3/2O2, 3S2। और जब भी किसी रिएक्शन को किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ओवरऑल कांस्टेंट, तो वहां पर जो न्यू कांस्टेंट होता है उसकी पावर लगाने से मिलता है। जैसे यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया आपने, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यू कांस्टेंट क्या होगा K3 नहीं होगा, K3 की पावर 3। अब इनको ऐड कर दो, ऐड किया तो क्या होगा आपके पास में 2NS3, देखो N2 3S2 कैंसिल हो गया, 1 3/2 तो कितना हो गया 5/2, और 2 ये किस में चेंज होगा 2NO प्लस 3S2। इनको ऐड करने पे हुआ। जब भी ऐसे स्टेप रिएक्शंस हैं उनको ऐड करने पर ओवरऑल रिएक्शन का फॉर्मेशन होता है, तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितनी भी ऐड करने वाली रिएक्शंस होते हैं उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट होता है। तो क्या होगा 1/K1 मल्टीप्लाई K2 मल्टीप्लाई K3 की पावर 3। तो क्या आ गया आपके पास में K2 K3 की पावर 3/K1, ये आपका ओवरऑल कांस्टेंट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है, लास्ट ईयर्स में 2018 में का ये क्वेश्चन उतार लीजिए इसका। फिर शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे आपको कि कैसे डायरेक्ट आप सेट कर सकते हो, इतना लिखना ही नहीं पड़ता। उतार लिया, पहुंच करके उतार लो। मैं एक अल्टरनेट शॉर्ट मेथड और बता देता हूं, देखो अपने को ये वाली इक्वेशन को सेट करना है। क्या करना है, सेट करना है। देखो कैसे सेटिंग करेंगे, इन तीनों से इसको सेट करना है। देखो 2NS3 यहां पर है, सेम साइड या अपोजिट साइड, अपोजिट साइड है, तो फर्स्ट वाली को क्या कर दो अपोजिट, क्लियर। 2NO इधर भी 2NO सेम साइड है, तो सेकंड वाली को क्या करो एज इट, प्रैक्टिस से आ जाएगा, बहुत सिंपल सा होता है। थर्ड वाले में देखो वाटर है, कौन सी साइड में, राइट साइड में, यहां पर भी क्या है राइट साइड में वाटर है, तो ये वाले भी थर्ड वाली भी क्या होगी एज इट, थर्ड वाली भी क्या होगी एज इट होगी। लेकिन यहां पर एक वाटर है, यहां पे कितना 3, इट मींस इट मल्टीप्लाई बाई 3, एज इट तो होगी लेकिन मल्टीप्लाई बाई 3। बाकी को आपको ऐसे कैंसिल करके देखना नहीं है, ऑटोमेटिक सेटिंग हो जाएगी आपकी। तो देखो फर्स्ट को अपोजिट किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपोजिट होगा 1/K1, सेकंड एज इट K2। ओवरऑल को जब ऐसे जोड़ के करते हैं ना, तो जो भी इसका कांस्टेंट होता है उन सबका प्रोडक्ट ओवरऑल कांस्टेंट की इक्वल होता है। K2 एज इट पावर कितनी हो गई 3, जिससे भी मल्टीप्लाई करते हो ना न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसकी पावर लगाने से मिलता है। तो आपके पास में क्या होगा K2 K3 की पावर 3/K1। उतार बहुत सिंपल है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ 10⁻⁻²। कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्या होती है, रेट कांस्टेंट, उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। हाउ मच टाइम विल बी इट टेक फॉर 20 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 5 ग्राम, यानी 20 ग्राम है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है 5 ग्राम में। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको दे रखी हो, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट गिवन हो, तो आप उससे क्या निकाल सकते हो T हाफ लाइफ निकाल सकते हो। क्या होता है 0.693/K, ये होता है। तो आपके पास में देखो K की वैल्यू आपको गिवन है, रख दो, तो आपके पास में T आपको आ जाएगा 0.693/K। K की वैल्यू होती है 10⁻²। ये ध्यान में रखना फर्स्ट ऑर्डर के लिए। T आप किसके बराबर होता है 0.693/K। 10⁻² ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, कितना होगा 0.693 मल्टीप्लाई बाई 100 से मल्टीप्लाई किया कितना होगा 69.3, इतना सेकंड हुआ।
ये क्या इसका टी हाफ लाइफ इतना है। आपसे क्या पूछा कि 20 से 5 ग्राम तक, देखो ये मान लेते पहले कितना था 20 ग्राम, एक टी हाफ के बाद में, एक हाफ लाइफ के बाद में ये हाफ डिसोशिएट हो जाएगा, कितना बचेगा 10 ग्राम। एक और हाफ लाइफ होगी, फिर से डिसोशिएट होगा, इसका हाफ हो जाएगा, कितना बनेगा 5 ग्राम। तो 20 ग्राम से 5 ग्राम तक, 20 ग्राम टू 5 ग्राम होने तक कितने टी हाफ है, 2 टी हाफ है। यानी यहां से यहां तक आप गए, कहां से 20 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 5 ग्राम, तो कितना टाइम लगा, किसके बराबर टाइम लगेगा, 2 टी हाफ के इक्वल टाइम लगेगा। और टी हाफ की वैल्यू कितनी है 69.3, मल्टीप्लाई करो 6, 8 और 3, ये हो गया तो 138.6। फिर से बता रहे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ किसके बराबर होता है 0.693/K। आपको 20 से किस में जाना है 5 में, तो पहले हाफ से किस में जाएगा 10 में, फिर 10 किस में गया 5, कितने टी हाफ लगे 2, और एक टी हाफ की वैल्यू 69.3 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 138.6। बहुत इंपॉर्टेंट है, उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ए 2 लीटर कंटेनर एट 400 केल्विन कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड एट प्रेशर 0.4 atm। टेम्परेचर 400 केल्विन है, उसमें एक कंटेनर में 20 लीटर CO2 गैस प्रेजेंट है जिसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना 0.4, एंड एक्सेस ऑफ SRO स्टोनशियम ऑक्साइड, स्टोनशियम ऑक्साइड है ये सॉलिड है, इसको नेग्लेक्ट करना है इसके वॉल्यूम को। द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज नाउ डिक्रीज, वॉल्यूम ऑफ उसका कंटेनर डिक्रीज कर रहे हैं, किसे मूवेबल पिस्टन है उसको दबाकर। जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो प्रेशर क्या होगा इंक्रीज, और फिर इन्होंने ये कहा कि इसका जब मैक्सिमम प्रेशर होगा उस कंडीशन में इसका वॉल्यूम कितना है। देखो आप मेरे को एक बात ये बताओ, यहां पर कंटेनर है आपका, कुछ नहीं दे रखा, क्लोज कंटेनर इसको मानना है, आप उसमें प्रेशर लगा रहे हो, उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो, क्या इससे मोल पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, मोल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले CO2 के जो मोल रहेंगे उतनी मोल बाद में रहेंगे। तो अपन ये जानते हैं कि CO2 के मोल, देखो CO2 के मोल कैलकुलेट करने, PV = nRT लगाओ, तो मोल ऑफ CO2 क्या होगा PV/RT। तो मोल किसके बराबर होगा PV, प्रेशर कितना 0.4 और वॉल्यूम कितना है 20 लीटर। तो मैं ये ऐसा ही लिख देता हूँ 0.4 × 20/RT, इसी फॉर्म में लिख लेते हैं। अब देखो आगे, जब आपने इसको प्रेशर किया, प्रेशर लगाया यहाँ पे, वॉल्यूम कम हो गया, तो एक मैक्सिमम प्रेशर किसके बराबर होगा। देखो यहाँ पर Kp दे रखा है, तो Kp = क्या होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और पार्शियल प्रेशर किसका लिया जाता है गैस का लिया जाता है, ये दोनों तो सॉलिड है। तो Kp किसके बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, और इसकी वैल्यू कितनी है 1.6। यानी जब प्रेशर कितना हो गया आपका 0.4 की जगह कितना हो गया 1.6, तब वॉल्यूम कितना होगा, तो मोल तो उतने ही रहने। तो आप ये जानते हो PV = क्या होता है nRT, क्या कैलकुलेट करना आपको वॉल्यूम, तो V = कितना हो गया nRT/P, ये हो गया। मोल कितने आपके पास में, ये आपके पास में मोल है, कितना हुआ n की वैल्यू 0.4 × 20/RT, ये तो आपके n की वैल्यू आ गई, इंटू RT वैल्यू नहीं रखी क्योंकि कैंसिल हो जाएगा अपन जानते हैं, और प्रेशर कितना 1.6 इसके ऊपर, RT से RT कैंसिल आउट, 0.4 कितना हो गया 4, 5, तो कितना वॉल्यूम हो गया 5 लीटर। फर्स्ट ऑप्शन एक बार दोबारा देख लीजिए बेटा, स्टार्टिंग में आपको कुछ भी दे रखा है, आपने उसमें प्रेशर लगाया, प्रेशर कम किया, मोल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप सबसे पहले PV = nRT से क्या कैलकुलेट करो उसके मोल। अब प्रेशर पहले कितना था 0.4, अब मैक्सिमम प्रेशर किसके बराबर होगा इसका Kp के बराबर यानी 1.6। तो यहाँ पर जब प्रेशर 1.6 हो गया तो वॉल्यूम क्या होता है PV = nRT, n यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, प्रेशर 1.6 पे कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम आ गया। उतारिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कैसे